जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने खूबसूरत से चैनल EMST टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, समय आपके पास बहुत कम है, बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मेरे भाई कि आप दिन रात मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए जिससे एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न भी आपको छोटा लगने लगे, क्योंकि आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आप अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद हैं। आप ही वो चिराग हैं जो अपने परिवार को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गरीबी की जंजीर को तोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने मम्मी पापा को धोखा मत दीजिएगा, दिन रात मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जिससे आप सभी का मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छा है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी का टॉपिक है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से दीप्त फ्रिंज की स्थिति एवं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए और फ्रिंज की चौड़ाई का भी व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन जो होता है बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यंग के द्विक स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के कंडीशन में हम फॉर्मूला प्राप्त करेंगे और इसके साथ साथ हम जो होगा फ्रिंज के विड्थ का भी व्यंजक क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को प्राप्त करेंगे। ये फॉर्मूला एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला है जहां से न्यूमेरिकल्स के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, देखेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने फिगर है। यंग के द्विक स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। यंग ने क्या किया कि एक यहाँ पे एक एकल रेखा छिद्र लिया और इसके जस्ट सामने, जस्ट इसके इस छिद्र के सामने, स्लिट के सामने दो पैरेलल S1 और S2 स्लिट और रख दिया जो एक दूसरे से कितना दूरी पर थे, स्मॉल डी दूरी पे है। दोनों स्लिट S1 और S2 जो हैं वो स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। इन दोनों स्लिटों से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा, पर्दे पर दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज क्रिएट होगा। अब कौन से भी क्रम का, किस ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज होगा, किस ऑर्डर का डार्क फ्रिंज होगा, यानी किस ऑर्डर का दीप्त होगा और अदीप्त होगा, ये जो पर्दा दिख रहा है आपको, पर्दे पर क्या होगा, प्राप्त होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें क्या होता है ध्यान देंगे, कैसे इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ से इस स्लिट से एक वाणी प्रकाश स्रोत को यहाँ से भेजा जाता है। जब यहाँ से एक वाणी प्रकाश स्रोत स्लिट S से प्रवेश करता है और दोनों छिद्र S1 व S2 पर पहुंचता है और S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और S1 से जो तरंगिका निकलती है वो ऐसे होते होते कहाँ पे पहुंचती है, ये S1 से चलने वाली तरंगिका पर्दे के P बिंदु पर पहुंचती है और S2 से भी निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका चलते चलते कहाँ पे पड़ती है, पर्दे पर पहुंच करके P बिंदु पर पहुंचती है और P बिंदु पर पहुंचने के बाद से फ्रिंज का निर्माण करती है। अब आइए इस फॉर्मूले को कैसे हम प्रूव करेंगे, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल लेना होगा। त्रिभुज क्या लेंगे, ट्रायंगल S1 S2E, ट्रायंगल S1 S2E तथा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल लेंगे कौन सा, तो CPO समरूप है, समरूप है, क्या है, समरूप है। इसी दो ट्रायंगल में आपको लेना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम बी कॉन्फिडेंट होकर इसको सीखेंगे। थीटा के सामने वाला S1 S2A जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, S1A वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एंगल कितना दिख रहा है, थीटा। थीटा के सामने देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या लेंगे, तो S1 S2 S1A क्या होगा, S1 क्या है, ये जो दूरी लेंगे, कौन सा दूरी लेंगे, S2A अपॉन क्या लेंगे, S1 S2
क्या लेंगे S1 S2। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं एंगल के सामने वाला ए साइड है तो ये लेंगे S2a अपॉन S1 S2। जैसे यहाँ पे लिए वैसे उधर भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, CPO। C है, ध्यान दीजिएगा, CPO में देखिए तो CPOC यहाँ पे है और ये CPO वाला ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहाँ पर भी एंगल क्या है बाबू, थीटा। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड लिए तो सिमिलरली यहाँ पर भी थीटा के सामने वाला साइड लीजिएगा। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या है, OP। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, OP अपॉन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइड लेंगे तो ये भी यहाँ पे लेंगे ये साइड, तो क्या हो जाएगा, OP अपॉन क्या हो जाएगा, CP। OP अपॉन क्या हो जाएगा, CP। अब देखिएगा यदि ये जो पर्दे पर P बिंदु है इसको हम पर्दे के P बिंदु को O के नजदीक लाएं। कहां पे लाएं, इस P बिंदु को कहां पे लाएं, O के नजदीक लाएं। यानी यदि बिंदु P बिंदु O के निकट स्थित हो, क्या हो, निकट स्थित हो, क्या हो, निकट स्थित हो, तो क्या होगा, जब P बिंदु जब आ जाएगा किसके पास, O के पास, तो क्या होगा, यानी कि होगा क्या मेरे भाई, तो जो ये डिस्टेंस है CO का जो डिस्टेंस है, CO का जो लंबाई है वो जब P बिंदु यहाँ पे आ जाएगा तो लगभग CO का मान जो हो जाएगा वो CP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस फार्मूले में जहां पे CP दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CP, क्या दिख रहा है आपको, CP का मान यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे CP का मान क्या करेंगे, CO के जगह पे आप CP की जगह पे क्या रख देंगे, CO, तो क्या हो जाएगा S2a अपॉन S1 S2 इक्वल टू क्या नोट कर लेंगे, तो OP अपॉन क्या नोट कर लेंगे, CP के जगह पे क्या नोट कर लेंगे, OP, क्या नोट कर लेंगे, CO, क्या नोट कर लेंगे बाबू, CO नोट कर लेंगे। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर, या इसको ऐसे ही अभी रहने देंगे। अब क्या करेंगे, S1 S2 यहाँ डिवाइड में है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो S2a इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, S2a इक्वल टू हो जाएगा OP अपॉन OC इंटू S1 S2, क्या हो जाएगा, S1 S2a क्या है, तो S2a पथांतर है, क्या है, पथांतर, S2a क्या है, पथांतर है, तो S2a का मान, OP का मान आपको क्या दिख रहा है, तो O से P का मान क्या दिख रहा है, वैल्यू एक्सियम, तो OP के जगह पे हम नोट कर लेंगे एक्सियम इनटू S1 S2 का वैल्यू कितना है, S1 से S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे स्मॉल d। और OC का डिस्टेंस कितना है, तो O से C का डिस्टेंस आपको दिख रहा है कैपिटल D, तो यहाँ पे आप कैपिटल D नोट कर लेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि S2a इक्वल टू आपको मिल गया, S2a क्या है, तो S2a क्या है, पथांतर है, क्या है, पथांतर, S2a इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्सियम, क्या हो जाएगा, एक्सियम स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ए आपका आ गया क्या, ए आपका आ गया आपका पथांतर, क्या आया, पथांतर। ध्यान दीजिएगा, पथांतर का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं इसमें। पथांतर जो होगा S2a का मान जो होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सियम स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के बराबर हो जाएगा। अब आइए इसके बाद से देखते हैं, इसके बाद से क्या करेंगे, दीप्त फ्रिंज की स्थिति में, दीप्त फ्रिंज की स्थिति में, किसकी स्थिति में, दीप्त फ्रिंज की स्थिति में, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज में क्या होता है, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में यदि पर्दे पर
यदि ये पर्दा है, अभी आपको हमने पहले बोला कि पर्दे के P बिंदु पर फिंस बनेगा। कौन सा फिंस होगा? दीप्त फिंस होगा या अदीप्त फिंस होगा? मेरे भाई अब वो पोजीशन आ चुका है, हम मान रहे हैं कि यदि पर्दे पर जो है वो कौन सा फिंस बन रहा है? दीप्त फिंस बन रहा है। तो यदि पर्दे पर mवें क्रम का दीप्त फिंस बनता है, mवें क्रम का दीप्त फिंस बनता है, तो उस स्थिति में पथांतर का मान यम लैम्डा के बराबर होगा। एम लैम्डा के क्या होगा? बराबर होगा। यम लैम्डा के क्या होगा? यम लैम्डा के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, पथांतर यहाँ पे आप फाइंड कर चुके हैं, S2A इक्वल टू एक्सियम इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब यदि दीप्त फिंस, ये पर्दा जो है, पर्दे पर हम सबसे पहले क्या प्रूव करें? यदि दीप्त फिंस बन रहा है, तो यदि पर्दे पर यमवें क्रम का दीप्त फिंस बनता है, तो उस स्थिति में जो पथांतर जो होता है, पथांतर यम लैम्डा के क्या होता है? बराबर होता है। अब आइए मेरे प्यारे मित्रों, एक बार इसको आप क्या करिएगा? अच्छे से नोट करिए। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर चुके होंगे। अब देखिए आगे क्या होगा इसका। ये इसमें आपके दिमाग में होगा, सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दीप्त फिंस की स्थिति में पथांतर यम लैम्डा के बराबर ही क्यों होगा। आइए देखते हैं पथांतर जो होता है यम लैम्डा के बराबर क्यों होगा। आइए मेरे प्यारे मित्रों, देखिए इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। देखिए अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएगा हम लोग के पास। अभी देखिए जो एक पथांतर जो है एम लैम्डा के बराबर कब होगा, कैसे होगा एम लैम्डा के बराबर? तो क्लास 11th में, किस क्लास में? क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं कालांतर और पथांतर में संबंध। किसमें पढ़े हैं? कालांतर और पथांतर में संबंध। कालांतर और पथांतर में क्या संबंध? क्या होता है कालांतर और पथांतर में संबंध? तो कालांतर और पथांतर में जो संबंध होता है भैया, डेल फाई इक्वल टू होता है बाबू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स। ये जो है पथांतर यानी तरंगों के पथों में अंतर, और ये है दोनों तरंगों के बीच का कालांतर। अब देखिएगा, अब जब ये जो दीप्त फिंस की स्थिति कब क्रिएट हो जाए? दीप्त फिंस की स्थिति जब क्रिएट होती है तो कालांतर का जो मान होता है, किसका मान? कालांतर यानी डेल फाई का जो वैल्यू होता है वो 2m पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2m पाई के बराबर होता है। इस फार्मूले में कालांतर की जगह पे हम क्या कर देंगे? रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? डेल फाई की जगह पे हम क्या रखते हैं? 2m पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स। अब क्या करिएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा? यम लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एक्स। और डेल एक्स ही क्या है मेरे भाई? यही क्या है? पथांतर है। क्या है? पथांतर। अभी हमने नोट किया है कि जब पर्दे पर यमवें क्रम का दीप्त फिंस बनता है तो उस स्थिति में जो पथांतर होता है वो किसके बराबर होता है? यम लैम्डा के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेल एक्स जो है क्या है? पथांतर है। और ये पथांतर किसके बराबर है? यम लैम्डा के क्या है? बराबर है। तो आपने देख लिया कि दीप्त फिंस की स्थिति में पथांतर यम लैम्डा के बराबर कैसे होता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। आपको तो बिलीव हो गया होगा या पता चल गया होगा कि पथांतर यम लैम्डा के बराबर कैसे होता है। अब आइए ध्यान देते हैं, यदि यहाँ पे आइए तो पथांतर जो है यम लैम्डा, पथांतर हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग का पथांतर किसके बराबर? तो पथांतर जो है हम लोगों का, पथांतर जो है यम लैम्डा के बराबर है। पथांतर कितना निकला हुआ भैया? पथांतर S2A है। S2A का मान कितना है? तो एक्सियम स्मॉल d अपॉन कैपिटल D।
इक्वल टू एम लेमडा। अब डी को कैपिटल डी को उधर ट्रांसफर करिए तो यक्सियम स्मॉल डी इक्वल टू हो जाएगा एम लेमडा कैपिटल डी। अब स्मॉल डी इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ए इधर मल्टीप्लाई में इधर राइट साइड डिनोमिनेटर में नोट कर लेंगे तो यक्सियम इक्वल टू हो जाएगा एम लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ए आपका द्वितीय फिंज की स्थिति में क्या हो गया, फार्मूला प्राप्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्सियम क्या है, जहां एक्सियम वेयर एक्सियम क्या है, एक्सियम क्या है, यम क्या है, लैम्डा क्या है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। अब आइए सबसे पहले ये जो यम का मान आप क्या कर सकते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से यम का मान रख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होता है। लैम्डा जो है वो क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, जो एक बड़ी प्रकाश जा रहा है प्रकाश का क्या है, तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का क्या है, तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का क्या है, तरंगदैर्घ्य है। और कैपिटल डी क्या है बाबू, तो कैपिटल डी जो है स्लिट से पर्दा की दूरी है। स्लिट बोलिए या रेखा क्षेत्र बोलिए, क्या बोलिए, रेखा क्षेत्र बोलिए, और चाहे आप होल बोलिए, क्या बोलिए, होल, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। स्लिट, रेखा क्षेत्र, होल से पर्दे की दूरी, किसकी दूरी, पर्दे की दूरी है। किसकी दूरी है, पर्दे की दूरी है। और ये जो स्मॉल डी क्या है, तो दोनों स्लिट S1 व S2 जो S के पैरेलल दोनों स्लिट है S1 व S2 के बीच की दूरी है। यानी आप लिख सकते हैं स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की क्या है, बीच की दूरी है। स्लिट के बीच की क्या है, दूरी है। आप देखिए अब यहां से क्या होगा, तो ए जो है इसको हम बोलते हैं एक्सियम। क्या है, एक्सियम को ही तो समझना है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। एक्सियम क्या है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज, या इसी को हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज। कौन फ्रिंज बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज। कौन सा क्रम का, शून्यवें क्रम का फ्रिंज। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में होगा मेरे भाई कि केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम के फ्रिंज, शून्यवें क्रम का फ्रिंज किसे कहते हैं। देखिएगा, तो केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज कब होगा, तो पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो केंद्रीय फ्रिंज से या शून्यवें क्रम भी लिख सकते हैं। केंद्रीय फ्रिंज से क्या दीप्त बोले, दीप्त की स्थिति में निकालेंगे तो दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब इसमें ए नहीं हमको पता है कि चौथावें क्रम का दीप्त फ्रिंज बन रहा है। ए यहां से क्लियर होगा, 0 रखेंगे तब कौन सा फ्रिंज बनेगा, 1 रखेंगे तब क्या होगा, 2 रखेंगे तब क्या होगा, 3 रखेंगे तब क्या होगा, 4 रखेंगे, कहां पे रखेंगे मेरे भाई, तो इस फॉर्मूले में यम जो दिख रहा है उसके हिसाब पे हम वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आप देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम क्या करने जा रहे हैं, यदि हम क्या करें, यदि ध्यान दीजिएगा इस सूत्र में यदि यम बराबर कितना रखते हैं, यम बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, सबसे पहले यम बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो जो यम का मान है वो कितना है, 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x 0। और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और 0 आपको पता है किसी को बनने नहीं देता है हीरो। 0 किसी को भी 0 से जिस नंबर का भी मल्टीप्लाई होगा उसको क्या करेगा, 0 ही करेगा। यानी x0 का x0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। यही जो इसी को जब हम x0 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज। क्या बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज। क्या बोलते हैं, शून्यवें क्रम का फ्रिंज। क्या बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि कब ये वैल्यू 0 होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जब दोनों स्लिट S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के O बिंदु पर पहुंचती हैं। कहां पे पहुंचती हैं,
पर्दे के ओ बिंदु पर जब, ध्यान दीजिएगा, पर्दे के जब ओ बिंदु पर पहुंचेंगी तो इस स्थिति में दोनों तरंगों के कालांतर, क्या भैया, कालांतर और पथांतर, कालांतर और दोनों तरंगों के कालांतर और पथांतर दोनों का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। यानी दोनों तरंगे जो होंगी अगर चलेंगी तो दोनों पथों का अंतर क्या होगा, शून्य होगा, और दोनों का कालांतर भी क्या होगा, शून्य होगा। दोनों स्लिटों से चलने वाली तरंगिकाओं का कालांतर और पथांतर शून्य है तो उस बिंदु पर जो फ्रिंज बनता है उसी को हम बोलते हैं मेरे भाई केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज। अब देखिएगा, इसको आप एक बार क्या करिए, यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है, जीरो है, जीरो से हमने मल्टीप्लाई किया तब जीरो आया है। अब इसको एक बार फिर अच्छे से आप क्या करिएगा, नोट करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, इस फार्मूले का भी बार बार हम यूज करने वाले हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये अब हम क्या करेंगे, यदि m बराबर यहाँ पे क्या रखें, जीरो, तो हमको शून्यवें क्रम का या केंद्रीय फ्रिंज तो क्या हो गया है, मिल गया है। अब यदि m के जगह पे क्या करें, 1 2 3 रखें, यदि m बराबर क्या रख दें, यदि m बराबर 1 रखने पर, अब क्या रखने पर, m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रख दे तो ये जो फार्मूला था आपका xm इक्वल टू स्मॉल m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो यहाँ पे x की m की जगह क्या रखना है, 1, तो यहाँ पे x1 हो गया। तो ये हो जाएगा, m की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी x1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ए हो जाएगा आपका फार्मूला। ए जो हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज या शून्यवें क्रम का फ्रिंज भी बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम दीप्त फ्रिंज की दूरी, प्रथम दीप्त फ्रिंज की दूरी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम दीप्त फ्रिंज की क्या है, दूरी है, क्या है, प्रथम दीप्त फ्रिंज की दूरी है। इसी तरह से याद रखिएगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, यदि m का मान, यदि m बराबर क्या रख दे, m बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, तब क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पे नोट कर देंगे, m बराबर जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, xm की जब क्या रख देंगे आप 2, और m की जब कितना रखेंगे 2, इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा मेरे भाई, फार्मूला मिल जाएगा x2 बराबर 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये जो होगा, ये क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज से क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज से, किसे, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय, कौन सा, द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, किसकी दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी। इसी तरह से यदि m बराबर 3 रख देंगे, यदि m बराबर क्या रख देंगे, 3 रखने पर, m बराबर 3 रख देंगे बाबू, बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, लैम्डा के जब क्या रख देंगे 3, x3 इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इस तरह से ये जो हो जाएगा वो केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, क्या हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज की दूरी। ध्यान दीजिएगा भाई, इसी तरह से m बराबर 4 रखेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ फ्रिंज की दूरी, 5 रखेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से पंचम फ्रिंज की दूरी, यानी इस पर्दे पर क्या होगा, प्राप्त होता रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने देखा किस कंडीशन में अभी आप निकाल रहे हैं, तो अभी आप निकाल रहे हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति में। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर इसको आप क्या करिए, अच्छे से एक बार क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, अब नोट कर लिए होंगे। अभी तक हम लोगों ने किस कंडीशन में निकाला, तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में हम लोग फार्मूला क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब आइए अब देखते हैं, अब एक दीप्त फ्रिंज की स्थिति में आपने देखा
था कि केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम फ्रिंज के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय फ्रिंज की दूरी का क्या होता है, सूत्र क्या होता है। और इस सूत्र का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा टॉपिक है उसी में सेकेंड टॉपिक है आदित्य फ्रिंज की स्थिति। कौन सी स्थिति, आदित्य फ्रिंज की स्थिति में, आदित्य फ्रिंज की स्थिति में, आदित्य फ्रिंज की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, आदित्य फ्रिंज की स्थिति में यदि मान लेते हैं पर्दे पर आदित्य फ्रिंज में, तो हमने देख लिया यदि पर्दे पर आदित्य फ्रिंज बन रहा है तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा। तो देखिएगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज में क्या होता है, यदि फिर मानेंगे यदि पर्दे पर एमवे क्रम का आदित्य फ्रिंज बनता है। कौन सा फ्रिंज, अभी तक दीप्त पर्दे का क्या पढ़ने जा रहे हैं, आदित्य। यदि पर्दे पर एमवे क्रम का आदित्य फ्रिंज बनता है, कौन सा फ्रिंज बनता है, आदित्य फ्रिंज बनता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में पथांतर जो होता है, उस स्थिति में पथांतर भैया पथांतर का मान, उस स्थिति में पथांतर का मान 2m-1 λ/2 के बराबर होगा। 2m-1 ब्रैकेट क्लोज λ/2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पथांतर हम लोग पहले से निकाले हुए हैं। अब इस स्थिति में पथांतर जो दिख रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो आपको पथांतर जो दिख रहा है वो कितने के बराबर होगा, 2m-1 ब्रैकेट क्लोज λ/2 के बराबर होगा। फिर मेरे प्यारे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अभी हम द्वितीय फ्रिंज की स्थिति में देखें कि पथांतर का मान जो आया था, पथांतर का मान जो वैल्यू आया था, S2A का मान जो आया था वो m लैम्डा के क्या आया, m लैम्डा के पथांतर m लैम्डा के क्या होगा, बराबर। पथांतर क्या होता है, S2A, तो S2A का मान वहां पे जो पथांतर S2A है उसको किसके बराबर मान लिए थे, m लैम्डा के बराबर मान लिए। लेकिन आदित्य फ्रिंज की स्थिति में जो होगा S2A का मान जो होगा 2m-1 λ/2 के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान देना। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमको समझना, आप डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं कि पथांतर का मान 2m-1 λ/2 के बराबर होगा। फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि आदित्य फ्रिंज की स्थिति में आदित्य फ्रिंज कब पर्दे पर बनेगा, तो जब दो समान आवृत्ति की तरंगे जब आकर दो समान आवृत्ति की तीव्रताओं का जो अंतर होगा वो न्यूनतम होगा, उस स्थिति में पर्दे पर आदित्य फ्रिंज बनता है। और आदित्य फ्रिंज का जो मान होता है, आदित्य फ्रिंज की स्थिति में जो कालांतर का मान होता है, किसका मान, कालांतर का मान, डेल फाई का मान जो होता है 2m-1 पाई और λ/2 के क्या होता है, 2m-1 पाई के क्या होता है, बराबर होता है। अभी कालांतर और पथांतर वाला संबंध सूत्र बताए थे, डेल फाई इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू क्या होता है, डेल एक्स। अब यहाँ पे डेल फाई की जगह वैल्यू रख देंगे, 2m-1 पाई इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, डेल एक्स। अब क्या करिएगा, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई का वैल्यू क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब इसको दोनों को इधर भेजिए, लैम्डा क्या है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा 2m-1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू डेल एक्स हो जाएगा। फिर 2 को इधर भेजेंगे तो 2
2m-1 लैम्डा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। देखिए यही बात आप लिखे हैं ना, पथांतर का मान जो होगा वो 2m-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि 2m-1 लैम्डा बाई 2 पथांतर के कैसे बराबर होता है, इसको आपने क्या कर लिया, देख लिया। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते हैं यहाँ पे हमने अभी लिखा कि पथांतर इतने के बराबर होता है। अब पथांतर का मान, तो पथांतर जो होता है वो कितने के बराबर, पथांतर S2a जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2m-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। S2a का मान क्या था, तभी S2a का मान पीछे जाके देखे होंगे, तो S2a का मान क्या था, यक्सियम स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू क्या, 2m-1 लैम्डा बाई 2। डी को उधर भेज देंगे भैया, डी को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो यक्सियम स्मॉल डी इक्वल टू 2m-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इस डी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यक्सियम इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो 2m-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में आप देखिएगा आपने क्या कर लिया, अदीप्त फिंज की स्थिति में आपने क्या कर लिया, फार्मूला प्राप्त कर लिया कि केंद्रीय फिंज से जो अदीप्त फिंज बन रहा है इस P बिंदु पर, पहले दीप्त फिंज की स्थिति, सपोज एक पहले दीप्त फिंज बना था तो फार्मूला प्राप्त की। अब इस बिंदु पर अगर अदीप्त फिंज बन गया तो कौन सा फार्मूला होगा, यही फार्मूला होगा, केंद्रीय फिंज से अदीप्त फिंज की दूरी, तो यक्सियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यदि आप क्या करेंगे, आपको प्रथम अदीप्त फिंज निकालना है, द्वितीय अदीप्त फिंज निकालना है, तृतीय निकालना है, चतुर्थ निकालना है, तो यम की जगह पे आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जब जितना निकालना हो उतना वैल्यू क्या करेंगे, रख करके उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यदि हम रख देते हैं, यदि यम बराबर 1 हो, यम बराबर 1 रखने पर यहाँ 1 रखते हैं मेरे भाई, तो क्या होगा, 2 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, और 2 का गुणा यहाँ पे लिख ही देते हैं, 2 गुणे 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2d। 2 1 कर ले, 2 में से 1 जाए, कितना बचेगा 1, यानी x1 का मान जो हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये जो आपको फार्मूला आपने देखा, ये फार्मूला जो प्राप्त हुआ वो कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है केंद्रीय फिंज से, किससे, केंद्रीय फिंज से प्रथम अदीप्त फिंज की दूरी, अदीप्त फिंज की दूरी। इसी तरह से यम का मान कितना रख देंगे, यदि यम बराबर 2 रखने पर, यम बराबर क्या रखने पर, यम बराबर 2 रखने पर, यम बराबर अगर 2 रखते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे, यम की जगह पे कितना रखेंगे, 2, यहाँ पे 2 रख दिए। अब 2 का गुणा यहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्ट करवा रहे हैं, तो 2 का गुणा 2 में कर रहे हैं, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, 4 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो आपका हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा 2d। ये क्या है, केंद्रीय फिंज से, किस फिंज से, केंद्रीय फिंज से द्वितीय, कौन सा, द्वितीय अदीप्त फिंज की क्या हो जाएगा, अदीप्त फिंज की दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको भी एक बार अच्छे से क्या करिएगा, नोट करिए। इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको भी आप क्या कर लेंगे, अच्छे से नोट कर ले होंगे। अब देखिएगा आपने क्या किया, यम का मान 1 रख लिया, यम का मान 2 रख लिया, तो आपको प्रथम अदीप्त फिंज केंद्रीय फिंज से प्रथम सेंट्रल फिंज से जो होगा फर्स्ट डार्क फिंज का डिस्टेंस फाइंड हो गया। सेकेंड कंडीशन में जो केंद्रीय सेंट्रल फिंज से जो होगा वो सेकेंडरी डार्क फिंज का डिस्टेंस मेजर हो गया। ये फॉर्मूला सेकेंडरी जो होगा डार्क फिंज के लिए यूज करेंगे, ये जो होगा प्राइमरी डार्क फिंज के लिए यूज होगा। अब आइए इसी तरह से हम यम का मान क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, m का मान क्या रख लेंगे, इसी तरह से m का मान अब रख लेते हैं। m का मान क्या रख लेंगे, m का मान
यदि m बराबर क्या हो, m बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, m बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। जब 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये फार्मूला जो आप लिखे हैं यहाँ पे, ये फार्मूला क्या होता है, एक्सियम इक्वल टू क्या होता है, 2m माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। अब इसके जगह पे m के जगह पे आपको क्या रखना होगा मेरे भाई, तो m के जगह पे मेरे भैया कितना रखना होगा, 3। तो यहाँ पे 3 नोट करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा 2D। और यहाँ पे m की जगह पे क्या हो जाएगा 3 रख देंगे। यानी कि इस तरह से एक तृतीय केंद्रीय फ्रिंज से क्या हो जाएगा, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय आदित्य फ्रिंज की दूरी, आदित्य फ्रिंज की क्या हो जाएगा, आदित्य फ्रिंज की दूरी हो जाएगा। किसका दूरी हो जाएगा, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय आदित्य फ्रिंज की दूरी है। इसी तरह से m बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, तो बस यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की जगह पे 7 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 7 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D हो जाएगा। यानी केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ फ्रिंज की दूरी। इसी तरह 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 की 10 ना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2D। इस तरह से ये क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज से चतुर्थ फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से 5वें आदित्य फ्रिंज की क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आपने देखा कि हम दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में केंद्रीय फ्रिंज से जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज बन रहा है, चौथावें क्रम का बन रहा है, प्रथम क्रम का दीप्त फ्रिंज बन रहा है कि प्रथम क्रम का अदीप्त फ्रिंज बन रहा है, द्वितीय क्रम का दीप्त फ्रिंज बन रहा है कि द्वितीय क्रम का अदीप्त फ्रिंज बन रहा है। इस तरह से द्वितीय तृतीय करके हमने लाइन से क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 से 3 क्रम तक का फार्मूला आपको अगर लर्न है तो बहुत आसानी तरीके से आप एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आता है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो रहा टॉपिक, इतना ही टॉपिक आपके अभी तक के एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड है वहां तक है। अब आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इस चैनल को, ये जो चैनल है EMST टाइगर क्लासेस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, हर टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि उसका जो भी सब्सक्राइबर है, वो जो भी देख रहा है मेरे वीडियो को, वही मेरे लिए क्या है, एक तरह से गॉड भी है, भगवान भी है मेरे लिए, वही मेरे फेम को, मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे कंटेंट में दम है तो आप इसको, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे हमको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाने और मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले, जिससे मैं इससे अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप लोग को लाने का प्रयास करूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये EMST टाइगर क्लासेस से पर जो भी वीडियो आ रहा है आपके 12th क्लास के लेवल में, तो जो भी आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम अभी कम है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप ज़्यादा अपने समाज एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व मत होइए, अपने आप को बचाते हुए बस अपना पूरा टाइम दिन और रात एक कर दीजिए और बस अपने पढ़ाई में लग जाइए। किसी ने ठीक कहा है, ये हार हमको कब तक हराएगी, ये हार हमको कब तक हराएगी, एक दिन ये हार हमसे हार के चली जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी लोग दिन पर दिन लगन से, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको परीक्षा में कोई पास होने से रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।